हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हमारा बोर्ड परीक्षा के लिए 12th क्लास की फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस की एक सीरीज चल रही थी। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस की ये सीरीज चल रही थी, तो ये डेरिवेशन संख्या 11 है और अब आज से लेसन नंबर 3 के डेरिवेशन स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, लेसन वन में मैंने डेरिवेशन संख्या 1 से लेकर 5 तक, लेसन टू के 6 से लेकर 10 तक, यानी कि इस सीरीज के पहला डेरिवेशन से लेकर 5वें डेरिवेशन तक तो लेसन 1 के डेरिवेशन थे, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन 1 से 5 डेरिवेशन मैंने कराए हैं। लेसन 2 से भी मैंने 5 डेरिवेशन कराए हैं, संख्या 6 से लेकर 10 तक। अब ये जो लेसन 3 स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम 11 से लेकर आगे 15 तक इसमें कराएंगे। इस जो लेसन नंबर 3 है, इसमें से भी 5 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूं, जिसमें से आज आपका एक डेरिवेशन होगा। हालांकि ये एक नहीं बल्कि 2 हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे समझिएगा। क्वेश्चन में कहेगा अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन कहेगा अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए तथा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो। यह क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन की भाषा चेंज कर देगा, ऐसे भी बोल सकता है कि अनुगमन वेग को परिभाषित करो, धारा घनत्व वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो। यह अनुगमन वेग का ही दूसरा नाम होता है अपवाह वेग। तो पूछ लेगा आपसे कि अपवाह वेग क्या है। वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध निकालिए या संबंध ज्ञात कीजिए या संबंध स्थापित कीजिए। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा, बात को समझ जाना। यहां पर ये 2 डेरिवेशन हैं। पूछेगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या है, पूछेगा वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या है। बस ये वाला जो डेरिवेशन है ऊपर वाला करेंगे तो ये रास्ते में ही खत्म हो जाएगा, यानी कि ये कर लेंगे तो इसके आगे 2 लाइन और बढ़ानी होती हैं, तो फिर ये हो जाता है। तो ये अलग अलग 2 डेरिवेशन है और भरपूर मात्रा में भर के ये बोर्ड परीक्षा में आए हैं, तो इनको करेंगे। बिल्कुल भी स्किप मत कर देना वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पहले हम ये डेरिवेशन कराने से पहले आपको समझाते हैं अपवाह वेग होता क्या है। पहले समझते हैं हम कि अनुगमन वेग, या हम इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं अपवाह वेग। आखिर ये होता क्या है, अनुगमन वेग और अपवाह वेग होता क्या है, पहले बेसिकली इसके बारे में आप जान लो, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो अनुगमन वेग देखिएगा, आपको नॉर्मली समझाता हूं मैं, आप ऐसे समझिएगा कि भाई आप अपने घर में रह रहे हो, 1 महीना आप अपने घर में रह रहे हो। ठीक है, आप एक यंग नौजवान बालक हो। ठीक है, आपको एक ऐसे घर में रह रहे हो जहां पर आपके पिताजी हैं, आपके माताजी हैं, दादाजी हैं, चाचा चाची सब हैं, एक पूरा फैमिली है, वहां पर रह रहे हो। और स्पेशली मैं बात करूं बस 2 लोगों की कि आपके मम्मी पापा आपके साथ रह रहे हैं। ठीक है, और एक तरफ देखिएगा 2 हैं, यानी कि आप 1 महीने 1 मंथ यहां पर रहे, अपने फादर मदर और आप ये 3 लोग यहां पर रह रहे हो 1 महीने एक घर में। एक आप पढ़ने के लिए शहर आ गए, 1 महीने आप यहां रहे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप हो और आपके फ्रेंड हैं। बात समझिएगा। तो यहां पर यदि आप 8 बजे रात को 8 बजे घर से बाहर निकले तो तुरंत दिमाग में डर लगने लगेगा कि यदि 8 से 9 हो गए, 10 बजे गए और घर गया तो बापूजी और माताजी दोनों हमारी कमर उधेड़ देंगे। और स्पेशली बात की जाए पापा की, तो पापा तो बेल्टों से बजाएंगे। ये दिमाग में डर रहेगा कहीं ना कहीं, और आप जल्दी से जल्दी घर जाने का प्रयास करोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन यदि आप एक ऐसे जगह यानी शहर में रह रहे हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने रूम ले रखा है, रूम भी ऐसी जगह जहां पर मकान मालिक वगैरह कोई नहीं है, आपके ऊपर चाबी है, आप अपने फ्रेंडों के साथ अपने फ्रेंडों के रूम पे, उनके घर पे, उनके साथ बाहर घूमने निकल गए, तो भैया फिर आप आने का नाम नहीं लोगे घर, क्योंकि घर पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, अनियमित हो जाओगे, यानी कि कोई हर रोज आप अनियमित रहोगे, लेकिन यहां पर नियमित रहोगे। तो ये क्या लगा रहा है, किसकी वजह से, ये पापा जी का कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, लग रहा है नहीं लग रहा, तो ये नियमित रहोगे, एकदम औसत
टाइम से चलोगे कि 8 से 9 बजे आपको घर पहुंच जाना है, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं रहेगा। होता है नहीं होता, यही दैनिक जीवन में आपने देखा होगा। ठीक वही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है कि जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये चालक है, ये कोई चालक है, और चालक में क्या होते हैं, ये सब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। चालक में रहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब ये चालक है, चालक नॉर्मली और मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसी गति कर रहे होते हैं, जैसे गैस में गैस के अणु होते हैं ना, गैस होती है, गैस में गैसों के जो अणु होते हैं अनियमित गति कर रहे होते हैं, जिगजैग, कोई इधर गया कोई इधर गया, इस तरीके से जिगजैग, यानी कि आपस में टकराते भी रहते हैं और अनियमित गति करते रहते हैं। तो जब ये चालक जो होता है, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी तरह से गति करते हैं जैसे गैस में गैस के अणु गति करते हैं, अर्थात अनियमित गति करते हैं। इनका कोई भी निश्चित वेग नहीं रहता, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, अपना वेग एक दूसरे को देते रहते हैं, खोते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, कभी कभी मतलब आगे पीछे मतलब आपस में टकराते रहेंगे, यानी कि अनियमित गति। जैसे कि समझ लो मेला में आप, एक बच्चा है, उसको 1000 रुपए मिल जाए और मेला में छोड़ दो, कभी इधर दुकान पर जाएगा कभी उधर जाएगा, अनियमित गति करेगा, है। तो ये अनियमित गति कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसी तार को हम इस कंडीशन में ले आते हैं, अर्थात इस तार के दोनों सिरों पर हम क्या जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं। जब इस तार के दोनों सिरों पर बैटरी जोड़ दी जाती है तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं, अर्थात निश्चित दिशा कौन सी है, पॉजिटिव सिरे की ओर। बैटरी के पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव सिरा होगा, ये नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन, ये सभी अभी यहां पर अनियमित गति कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी जोड़ दी तो ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा अर्थात पॉजिटिव सिरे की ओर चलने लगे और इनका क्या हो गया, एक निश्चित गति करने लगे और ये निश्चित औसत वेग से चलने लगे। इसी औसत वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। बात समझ में आ गई कि जब किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन या जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं। इसी औसत वेग को हम चालकों का या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। बात क्लियर होगी अच्छे से, बस यही परिभाषा आपको लिख लेनी है, ठीक है। क्लियर हुई ना हुई कि जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं। इसी औसत वेग को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। समझ में आ गई बात। इसको हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, V सरफिक्स में D, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर होगी बात, चलिएगा बस ये परिभाषा होगी। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। आई होप कि आपको परिभाषा एकदम लल्लन टॉप तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए आपको बनाना है ये चित्र। चलिएगा अब उसके लिए आपको क्या क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध आपको करना है, तो उसके लिए आपको एक चित्र बनाना है। चित्र बनाना है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने एक चालक बना दिया। ये क्या है, एक चालक है। ये क्या है, हमारे पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। इसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही हमने चालक को एक बैटरी से जोड़ दिया, यहां पर ये क्या है, ये हमारी है बैटरी। जैसे ही हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया तो ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक के धनात्मक सिरे की ओर चलने लगे एक निश्चित वेग से, ठीक है। और उसी का मान निकालना है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। हमको थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में सिर्फ इतना लिखना है, माना चालक तार की लंबाई, माना हमारे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। ऐसा भी लिख सकते हो, या आपने लिख दिया माना चालक तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। तब चालक तार का संपूर्ण आयतन, भैया आयतन कैसे निकालते हो आप, नॉर्मली आयतन का जो फॉर्मूला होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यही होता है, नहीं होता, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। जब भी कभी भी आपको क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बोल सकते हो, या आप क्षेत्रफल गुणा लंबाई भी बोल सकते हो। यानी कि एक प्रकार से
हमारा जब भी कभी सिलेंडर टाइप का होता है, यानी कि इस तरीके का जो होता है, कोई भी तार है या कोई भी एक ऐसी वस्तु है जो सिलेंड्रिकल है, यानी कि इस तरीके से है, तो इसका क्षेत्रफल a है और लंबाई इस तरीके से है, तो हम इसी को क्या बोल देंगे, हम इसी को हम बोलेंगे, देखिएगा आप ये समझो, ऐसे खड़ी है तो इसको हम ऊंचाई बोल देंगे, और यही तार यदि इस तरीके से लोटा हुआ है तो ये लंबाई बन जाएगी। क्षेत्रफल अभी भी l है, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई को हमने क्षेत्रफल बोल दिया, तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बात वही है, ये h और l अपने आप में कोई अलग अलग चीजें नहीं। जैसे ये है मेरे पास में, देखिए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है, ऐसे लोटा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्योंकि अब लंबाई हो गई। जब इसी को मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो लंबाई और ये ऊंचाई दोनों आपस में बात बराबर ही रहती है। तो ऐसे ये तार है, ऐसे रखा है तो लंबाई, ऐसे खड़ा कर दूंगा इस तरीके से तो ये ऊंचाई बन जाएगी। तो इसीलिए हम इसका तार का जब आयतन निकालेंगे तो क्षेत्रफल इंटू क्या कर देंगे, लंबाई। क्या कर देंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, a है, इंटू लंबाई क्या है, l, तो क्या हो जाएगा, a इंटू एल हो जाएगा, al, क्या हो जाएगा, al, ठीक है। तो तार का संपूर्ण आयतन इतना निकल आया, al, ओके। अब हम मान के चल रहे हैं, बात समझिएगा कि भाई ये तार है जो है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, ये जो तार है इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमको नहीं पता कितने हैं, ठीक है, हमको नहीं पता, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसका एक, ये लंबाई बहुत बड़ी है, इसका क्षेत्र जो आयतन निकला है बहुत है। हमने मान लिया 1 यूनिट आयतन, वो कितना भी हो सकता है, 1 यूनिट आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम n मान ले रहे हैं। माना, यहां पे लिखेंगे माना तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। तब देखिएगा हमने मान लिया कि भाई इसका एकांक आयतन, सपोज दैट कोई भी एक छोटा सा आयतन, हमने 1 यूनिट आयतन मान लिया कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बताओ भैया 10 यूनिट आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई 1 यूनिट आयतन में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 10 में कितने होंगे, 10 इंटू 5 यानी कि 50। यही चीज है ना, 10 में हमने क्या कर दिया, 10 की गुणा कर दी। तो ऐसे ही हमारे पास कितना है, माना कि तार के एकांक आयतन यानी कि एक आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ भाई संपूर्ण आयतन यानी कि इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने में इस n की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। बात समझ लो, या मैं कहूं 1 यूनिट आयतन में x इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ 10 यूनिट आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इंटू एक्स यानी कि 10x होंगे। बात समझ रहे हो। तो उसी तरीके से जब कह रहा है कि एक आयतन, एकांक का मतलब एक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, तो संपूर्ण आयतन में, तो यहां पे निकालेंगे तब संपूर्ण आयतन का मतलब Al में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो हमने कैपिटल N मान ली, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N, तो कितनी हो जाएगी भाई, एक आयतन में N है तो इतना क्या हो जाएगा, N इंटू Al। सिंपल सी बात है, एक आयतन में कितनी n है तो इसमें Al की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये सिंपल सी बात। तो n बराबर क्या हो जाएगा, NaL। बात समझ में आई या नहीं आई भाई, एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो भैया संपूर्ण आयतन यानी कि इस टोटल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, NaL। ठीक है, बात समझ में आएगी, क्योंकि संपूर्ण आयतन की मल्टीप्लाई कर दी, लाइक दिस। 1 यूनिट में x तो 10 यूनिट में 10x, 10 की मल्टीप्लाई कर दी, बस सिंपल। ठीक है, अब हमको ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल गई। जब हमको इस तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल गई तो तार में आवेश की मात्रा भी पता चल जाएगी। तो संपूर्ण तार में आवेश की मात्रा कितना हो जाएगा भाई। नॉर्मली आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर NE होता है, नहीं होता, यही होता है फॉर्मूला, Q बराबर NE। तो उसी तरीके से N क्या होता है, तार में, यहां पर आएगा तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू E, तो यहां पे लिख देंगे तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू E। तो तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कैपिटल N है, ये रही,
और ई, ये आ जाएगा। और कैपिटल एन का मान कितना है, एन ए एल और ई, ये आ गया तार में आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा, इसको मैं कैपिटल क्यू मान ले रहा हूं, इसको कैपिटल क्यू मान ले रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल क्यू आ गया तार में, या स्मॉल क्यू मान लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है, कितना भी कुछ भी मान लो, क्यू मान ले रहा हूं, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ये आवेश की मात्रा निकलाई भैया तार में, इस तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल आई, तार में आवेश की मात्रा निकल आई। अब तार में भैया धारा भी निकाल देंगे हम, जब तार में हमको आवेश की मात्रा पता चल गई तो तार में धारा भी निकाल देंगे। तो माना तार में प्रवाहित धारा आई हो, तब भैया आप लोग जानते हो बहुत ही अच्छी भले भांति जानते हो कि भैया Q बराबर क्या होता है, आई टी। Q बराबर आई टी, जब तार में प्रवाहित धारा आई है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, आई टी, ये फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी, ठीक है। Q का मान ऊपर से रख देंगे, Q का मान हम ऊपर से रख देंगे, या ये ऐसा करिए, इसको समीकरण 1 मान लो, इस Q का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जब Q का मान रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई टी बराबर, Q की जगह पर रख दिया मैंने आई टी बराबर, और ये हो जाएगा एन ए एल ई। यहां से मैं I का मान निकाल लूं, या आप T का मान निकाल दो, यहां से T का मान निकाल दूं तो एन ए एल ई अपॉन आई, ये आ जाएगा। ये आप समीकरण 2 मान लो, ये समीकरण 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर ले रहा हूं, चलिए दिखाई दे रहा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये T का मान निकल आया, नो प्रॉब्लम, अब तक T का मान निकल आया। हमको क्या चाहिए था, हमको तो अनुगमन वेग चाहिए। नॉर्मली वेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन समय, यही होता है। अब माना कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है, बात समझ, पहले लिख दे रहा हूं यहां पे, माना मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है, तब Vd बराबर अनुगमन वेग बराबर, अनुगमन वेग बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा नॉर्मली वेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विस्थापन बट्टे समय। तो ये विस्थापन कितना हो जाएगा, कोई तार यहां से यहां तक, कोई इलेक्ट्रॉन इस तार से यहां तक जाएगा तो इसका विस्थापन अधिक से अधिक कम से कम कितना हो सकता है, सिंपल सी बात, यहां से यहां तक चलने में तार को कम से कम कितनी दूरी, L के बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन से, इस सिरे से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इधर जाएगा तो यहां से यहां तक मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कितना चल सकता है, L, तो वही L अपॉन, और समय यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, वो T, क्योंकि यहां पे सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब धारा प्रवाहित होगी, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चलेगा तो उसमें I धारा प्रवाहित होगी, तो उसी में कितना समय लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में T समय लगा, तो वही समय यहां पर आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक चलने में उसको दूरी इतनी तय करनी पड़ी, समय इतना लगा और धारा इतनी बही, बात तो वही है। चलिएगा अब यहां पर समीकरण 2 से T का मान रख देंगे, तो समीकरण 2 से T का मान रखने पर तो Vd बराबर L अपॉन, T का मान कितना है, एन ए एल ई अपॉन आई, ठीक है। I आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये देखिए यहीं पे लिख दे रहा हूं एक लाइन, एल आई अपॉन, ये हो जाएगा एन ए एल ई, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब L से L कट गया तो Vd बराबर आ जाएगा I अपॉन ए एन ई, आई अपॉन ए एन ई, यही बचा ना, ए एन ई, आई अपॉन ए एन ई, तो यही हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो यही आ गया वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, इसी को बोलते हैं। या हम इसको इस तरीके, आई का मान निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो आई बराबर ए एन ई वी डी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यही अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में, यही अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध होता है।
एक क्लियर हो गया, जल्दी से यहां तक कर लीजिए। यहां के बाद मैं आपको बताता हूं, यहीं से यहीं लिख दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां से एक लाइन और बढ़ाई जाएगी। देखिएगा यहीं से अब धारा घनत्व में आगे पूछेगा तो ये काम तो करना ही करना था, यहां तक तो करना ही करना था, यहां से आगे अब तक तो ये वाला हो गया भाई, तो धारा अनुगमन में संबंध। अब धारा घनत्व की पूछ ले, इसको आप समीकरण 3 मान लो, इसको समीकरण 3 मान लो, ठीक है। यहां से आगे लिखेंगे धारा घनत्व, धारा घनत्व जे बराबर फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए, तो जे बराबर आई का मान समीकरण 1 से ए एन ई वी डी क्या हो जाएगा, ए एन ई वी डी, इसे वी सरफिक्स में आएगा ये, वी डी अपॉन ए, ये आ जाएगा भाई धारा घनत्व। धारा घनत्व तो जे बराबर फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए, आई का मान आपका निकला ये ए एन ई वी डी, तो ये आई का मान रख दिया, ए यहां पर है, ए से ए कट जाएगा, तो जे बराबर क्या आ जाएगा, एन ई वी डी, एन ई वी डी, ये आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा निकल कर। तो क्लियर हो गई, ये जो है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध है, इसको बोलते हैं हम, यही अनुगमन वेग तथा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। यहां तक आपको कोई समस्या, आपत्ति विपत्ति कोई भी चीज है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान और इतना सिंपल भाषा में समझाने के बावजूद भी आपका कोई सवाल रह गया हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई सवाल सुझाव है तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका कोई सुझाव हमको देना चाहते हैं कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो, ठीक है। कोई सवाल है आपका कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई भी चीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। इसको कर लीजिए।